बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। वो जो कहते हैं कि वीडियो कोई सबूत नहीं होता, वो अपने मौक़िफ़ को साबित करने के लिए एक वीडियो सामने ले आए। हुक्मरान जमात ने 2018 के सेनेट इलेक्शन में वोटों की खरीद और फरोख्त में मुलव्वस तहरीक इंसाफ के अरकान की एक वीडियो जारी कर दी है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को वोटों के बदले भारी रकम दी जा रही है। वफाकी वज़रा असद उमर और शिबली फराज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो वीडियो दिखाई, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के वजीर कानून समेत कई अरकान वोटों की खरीद और फरोख्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी वोटों के बदले नोट ले रहे हैं। वफाकी वज़रा के मुताबिक अरकान को वोटों के बदले नोट देकर खरीदा गया। इस वीडियो में वजीर कानून सुल्तान महमूद खां के अलावा खवातीन अरकान असम्बली भी मौजूद है, तो सुल्तान महमूद खुद रकम वसूल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीटीआई के सरदार अवैस भी वीडियो में रकम वसूल करते नजर आ रहे हैं। खातून एमपीए मेराज और दीना खां भी रकम लेती हुई नजर आ रही हैं। तो हुक्मरान जमात ने यह वीडियो उस तनाजर में जारी की है कि सेनेट के अरकान की खरीद और फरोख्त होती है, और ये 2018 के सेनेट इलेक्शन का कोई मंजरनामा है। और हुक्मरान जमात का ये मौक़िफ़ है कि जब भी सेनेट का इलेक्शन आता है तो अरकान की वफादारियां खरीदने और बेचने के बाद जुम्मा बाजार लग जाता है, भारी रकम के एवज वफादारियां तब्दील होती है। इसलिए हुकूमत इस बार सेनेट के इलेक्शन को ओपन बैलेटिंग के जरिए कराने पर जोर लगा रही है, बल्कि डेस्परेट नजर आती है। और हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस भी जारी कर रखा है। इसके बावजूद कि मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, लेकिन हुक्मरान जमात पूरा जोर लगा रही है और उनसे जो बन पड़ रहा है वो ये करने के लिए तैयार हैं कि किसी तरीके से सेनेट का इलेक्शन खुफिया बैलेटिंग से ना हो। अब अरकान असम्बली की जो वीडियो जारी की गई है या जो हमें दिखाई दे रही है, उसमें पीपल्स पार्टी के साबिक एमपीए मोहम्मद अली बाचार अरकान असम्बली को नोटों के बंडल देते दिखाई दे रहे हैं। ये भी दावा खुद वफाकी वज़रा कर रहे हैं। अब सवाल ये कि ऐन उस वक्त जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है और सेनेट का इलेक्शन सर पर है, इस वीडियो को अदालत में सबूत के तौर पर पेश करने की बजाय मीडिया के सामने क्यों पेश किया गया? अगर ये एविडेंस है तो हुकूमत इसको सबूत के तौर पर अदालत में पेश कर सकती है, तो क्यों नहीं की? अगर अदालत में पेश किया जाता तो ये एक लीगल रास्ता होता, लेकिन लगता यूं है कि हुकूमत ने यह वीडियो मीडिया पर जारी करके इनडायरेक्टली अदालत उज़्मा पर दबाव डालने की कोशिश की है, जिसे यह भी कहा जा सकता है कि केस पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। बजाय इस वीडियो को सबूत के तौर पर अदालत में पेश किया जाता, उसे जारी करके अवाम के जहन में ये तासर, ये इंप्रेशन पैदा करने की कोशिश की गई है कि सेनेट में वाकई पैसा चलता है और सेनेटर सारे ईमान फरोश होते हैं, इसलिए हुकूमत इसके खिलाफ है। अब सवाल यह कि अगर 2018 में सेनेट के अरकान असम्बली की खरीद और फरोख्त की गई थी, तो इस वीडियो में जो शख्स सबसे नुमाया है वो तो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर कानून सुल्तान महमूद है। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, या वो वादा मागुआ बन गए? तो मेरा गुमान ये, मैं इसका एक दूसरा रुख पेश करता हूं कि हुकूमत ने यह वीडियो अदालत में इसलिए पेश नहीं की कि कहीं अदालत इसके फोरेंसिक का हुक्म न दे दे, क्योंकि वीडियो का फोरेंसिक ऑडिट तो होना ही है, जिसके बाद इस वीडियो की या तो पोल खुल जाएगी या इसकी हकीकत सामने आने में वक्त लगेगा। और अगर इस वीडियो की बुनियाद पर अदालत कोई फैसला देती है कि वाकई अरकान की खरीद और फरोख्त हुई है और यह वीडियो दुरुस्त है, तो ये कल को नवाज शरीफ के केस में भी काम आ सकती है। यानी कल को नवाज शरीफ के केस में भी उस वीडियो को बतौर सबूत मानना पड़ेगा, जो जज अरशद मलिक और दीगर के हवाले से है। जज अरशद मलिक की वीडियो वो गवाही है जो इस बात को साबित करती है कि नवाज शरीफ को बाकायदा एक मनसूबाबंदी के तहत सजा दी गई। आज हुकूमत अदालत से यह फरमाइश कर रही है कि वो वीडियो को सामने रखकर फैसला करे। नकद पैसा दे रहे हैं अपना वोट बेचने के लिए। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो कोई नई खबर तो नहीं है, हम तो पिछले 20-25 साल 30 साल से सुनते आ रहे हैं कि सेनेट का जो इलेक्शन होता है उसमें वोट खरीदे जाते हैं।
उसके अंदर ज़मीर की बोली लगती भी है और ज़मीर बेचे भी जाते हैं। लेकिन सच्ची बात है, जब आंखों से इंसान देखता है वो एक मंजर कि ऐसे कैश नकद पैसे की ढेरी लगी हुई और इस तरीके से वो उठा उठा के अपने ज़मीर को बेच रहे हैं और पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो किसी भी शख्स के लिए जिसमें थोड़ा सा भी ज़मीर बाकी हो तो दिल दहला देने वाली एक चीज़ है देखने के लिए। इसलिए हमने कहा कि आज एक दफ़ा फिर ज़रूरी है कि हम आपको बताएं कि क्यों सेनेट के इलेक्शन के अंदर हम तब्दीली की जो तजवीज़ है हुकूमत ने दी है वो क्यों दी है, उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई थी, और ख़ास तौर पे अभी ऑर्डिनेंस भी जो पास किया गया है उसके ऊपर भी सवाल पूछे जा रहे थे कि वो क्यों किया गया है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वीडियो गलत है या सही है, मगर क्या वीडियो किसी मुकदमे में एविडेंस के तौर पर पेश की जा सकती है? अगर वाकई ऐसा है तो फिर नवाज शरीफ के केस में जज अरशद मलिक मरहूम की वीडियोस को भी मानना पड़ेगा। तो मुझे यूं लगता है कि हुकूमत ने डेस्परेशन में वो काम कर दिया है जिसका फायदा उनके सियासी मुखालफिन को होगा। वो कहते हैं ना, जो दूसरों को लिए खड्डा खोदते हैं कभी खुद भी उसमें गिरते हैं। 2018 के सेनेट इलेक्शन की वीडियो जारी करके हुकूमत ने यह तो साबित करने की कोशिश की है कि अरकान असेंबली उनकी खरीदो फरोख्त होती है, वो पैसा लेते हैं और अपनी पार्टी के अलावा दूसरे लोगों को वोट दे देते हैं। तो चले, दूसरे लफ्जों में हुकूमत ने यह भी मान लिया कि तहरीक इंसाफ के अंदर करप्ट लोगों की कमी ना कल थी ना आज है, और इस इलेक्शन में भी हुकूमत को असल खर्चा किसी और से नहीं है, अपने अरकान असेंबली से। अगर तो हुकूमत उन अरकान असेंबली की वीडियो जारी करती जिनका ताल्लुक दीगर जमातों से है, वो पैसे पकड़ रहे होते, तो यह समझा जा सकता था कि इस हमाम में सारे नंगे हैं। लेकिन सिर्फ अपने अरकान असेंबली को रकम वसूल करते दिखाना और फिर वजीर कानून का इस वीडियो में होने के बावजूद हुकूमत का हिस्सा होना यह बताता है कि दाल में बहुत कुछ काला है। हुकूमत सेनेट इलेक्शन के हवाले से जो हाई मॉरल ग्राउंड लेने की कोशिश कर रही है उसके पीछे असल कहानी यही है कि उसे अपने अरकान पर एतबार नहीं। अगर वाकई किसी की नीयत यह है कि सेनेट इलेक्शन में आइंदा कभी पैसों का लेन देन ना हो, तो फिर मेरी तजवीज तो यह है कि इस इलेक्शन को उसी आइन के तहत होने दें जो आइन चल रहा है। तरमीम करनी है तो फिर इलेक्शन के बाद ले आए, अपोजिशन भी उस पर राजी हो जाएगी कि इलेक्शन के बाद तरमीम की जाए। तो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, नीयत का भी पता चल जाएगा। और मुल्क के खुदादाद में इस वक्त कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, मगर एहतजाज, मुजाहरे और धरने जरूर हो रहे। तो कोई इस बात को माने या ना माने, एहतजाज, मुजाहरे और धरने कमजोर हुकूमतों और बैड गवर्नेंस की निशानी होते हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी सिर्फ माशी हालात बेहतर करना नहीं होता, बल्कि दाखिली मसाइल, दहशतगर्दी, अमन ईमान, लॉ एंड ऑर्डर और अवामी मसाइल को हल करना हुकूमत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसका दारोमदार हुकूमत की पॉलिसियों पर होता है। तो पॉलिसी एक ऐसी चीज है जिससे लोगों में इत्मीनान और एतमाद बढ़ता है या बेचैनी और इसराफ फैलता है। तो महज जाती मफाद और डंग टपाऊ यानी वक्ती तौर पर मसाइल को हल करने की पॉलिसियां कभी भी देर पा असरात की हामिल नहीं होती और मसाइल फिर से उठ खड़े होते हैं। जब अवाम मुतालबात के हल के लिए सड़कों पर निकल आए, जल्द से जुलूस और एहतजाज पर उतर आए, मुजाहरे हो रहे हो, हुकूमत के खिलाफ जगह जगह एहतजाज हो रहा हो, तो यह जाहिर करता है कि लोग हुकूमत की किसी पॉलिसी से खुश नहीं या कारकर्दगी से खुश नहीं है। तो चाहे इसमें हुकूमत के मुखालिफ लोग ही शामिल क्यों ना हो, मकसद हुकूमत की रिट को कमजोर और हुकूमत को नाकाम साबित करना है। लेकिन अगर हुकूमत साबित कदम रहे और पॉलिसियां मुस्बत नताइज दे रही हो, तो फिर मुखालिफिन कुछ भी कर लें, नाकामी उनका मुकद्दर होता है। तो इन सबको अगर आप मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाज़ुर में देखेंगे तो मुल्क में इस वक्त एहतजाज, मुजाहरों का एक तूफान बरपा है। असातिज़ा भी सड़कों पर है, सरकारी मुलाजमीन भी हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ सरापा एहतजाज है। हुकूमती पॉलिसियों से नाला है, ना लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, ना उनकी अपग्रेडिंग हो रही है, ना उनकी कोई फरियाद सुनी जा रही है। तुलबा भी एहतजाज पर है, वकला भी अदालतों पर धावे बोल रहे हैं, चीफ जस्टिस ब्लॉक के दफातर पर पथराव करके शीशे तोड़े जाते हैं, और नतीजा ये कि इस्लामाबाद में अदालतें तौक़ सानी बंद है, यानी प्रोटेस्ट कर रही है, एहतजाज में चली गई हैं। पिम्स अस्पताल के मुलाजमीन 71 रोज से हड़ताल में है, लेकिन हुकूमत उनके मसाइल हल नहीं कर पा रही। फाटा और बलोचिस्तान की मेडिकल सीटों की बहाली के लिए बलोचिस्तान और फाटा के तुलबा इस्लामाबाद में
पीएम हाउस के सामने धरना दिए बैठे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर छोटे शहरों में हड़ताल है, ट्रांसपोर्टर एहतजाज कर रहे हैं। लोअर दीर में पेट्रोल पंप तक बंद है। कई शहरों में ट्रांसपोर्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हड़तालें चल रही है। पिछले दिनों किसानों ने एहतजाज किया था, जिस पर पुलिस ने उन पर लाठी डंडे बरसाए थे। पुलिस तशद्दुद से किसान रहनुमा की हिलाकत के खिलाफ किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर चौधरी अनवर ने मुकदमा दर्ज कराने की दरखास्त दे रखी थी, तो उन्हें दरखास्त वापस न लेने पर गिरफ्तार कर लिया गया। अब फिर से वो सड़कों पर होंगे। इस्लामाबाद में हजारों सरकारी मुलाजमी सरापा एहतजाज है और बुध के रोज यानी कल वो धरना देने का ऐलान कर चुके। तो फेडरल कैपिटल में इस वक्त सूरत हाल ये है कि अदालतें काम बंद किए हुए हैं, लोग धरने और एहतजाज करने में मसरूफ हैं। तो इसका मतलब यह है कि सरकार की पॉलिसियों से अवाम मुत्तफिक नहीं है। ये वो अवाम है जिनके वोटों से हुकूमतें बनती और टूटती हैं। अब सवाल यह कि हुकूमत की वो कौन सी पॉलिसी हैं जिनसे अवाम इस वक्त खुश है या खुश नहीं है। ना मुआशी पॉलिसी ऐसी है जिनसे लोग खुश हों, ना रोजगार के मौके मुयस्सर हैं। महंगाई बुरी तरह बेकाबू हो चुकी है। दो चीजें सस्ती होती हैं तो चार महंगी हो जाती हैं। ताजर, दुकानदार, बिजनेसमैन, तालिब इल्म, सरकारी मुलाजमीन, उलमा और पॉलिटिकल वर्कर सब परेशान है कि मुल्क आगे कैसे चलेगा। मुल्क चलाने के लिए ठोस पॉलिसियां और मजबूत हुकूमत दरकार होती है और खान साहब की हुकूमत बदकिस्मती से इस मयार पर पूरा उतरने में कामयाब नहीं हो रही। तो ये मैंने पूरी तमीद इसलिए बांधी है कि वो हुकूमत की पॉलिसियां होती हैं जो किसी भी हुकूमत को कामयाब और नाकाम करती हैं। तो देखना चाहिए कि अगर इस वक्त लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाहर निकले हुए हैं, तो क्या वो मुखालफत बुराए मुखालफत है या वाकई लोगों के जेन्युइन मसाइल ऐसे हैं। और कहने वाले ये कहते हैं कि मां जिद और अना की खातर हुकूमत चलाने की कोशिश की जा रही है। अब 17 फरवरी को तहरीक लब्बैक भी इस्लामाबाद में मुजाहरा करने जा रही है। तो ये वो पॉलिसियां हैं, ये वो स्ट्रेटेजी है हुकूमत की जिसके खिलाफ इस वक्त मुख्तलिफ शोबा जिंदगी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये मैंने पूरी तबीयत बांधी इसलिए है कि वो कहते हैं ना कि जरा आप अपनी अदाओं पर गौर फरमाएं। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़िम। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत वज़ीर आज़म के मामले खसूसी है, तर्जमान है शहबाज गिल, पोलिटिकल तर्जमान है। एक अहम मौजू पे बात हो रही है तो उनको सुनना पड़ेगा कि वो क्या फरमाते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। बहुत शहबाज गिल के लिए, लेकिन आपने डाटा देखना ना कि क्या हुआ है। जब आप डिस्पैरिटी की बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स तो झूठ नहीं बोलता ना। आपने 2013 का डाटा देखना है, हमने कितनी पिटिशंस की, इन्होंने कितनी की, हम कहां कहां फाइट कर रहे थे, हम किस किस लेवल पे गए, हमने इलेक्शन कमीशन गए या नहीं गए, हम सुप्रीम कोर्ट गए या नहीं गए, हमने हर दरवाजा खटखटाया या नहीं खटखटाया, हमने हल्के ओपन करने का कहा या नहीं कहा। इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या एक दफा भी संजीदा कोशिश की किसी हल्के को खोलने की? बात मुकम्मल कर लीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, एक मिनट के लिए आपका खदशा मान लेते हैं कि आपने अभी कहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और सेनेट के इलेक्शन में इनका ख्याल है कि किसी की इन्वॉल्वमेंट, तो हम तो इनको चांस दे रहे हैं, आ जाए, आइडेंटिफाइबल बैलेट करते हैं, इसमें से बाहर निकलते हैं, पाकिस्तान को हमेशा के लिए इसमें से बाहर निकाल देते हैं। हमने तमाम दरवाजे खटखटाए, तमाम दरवाजे खटखटा के कुछ नहीं था मिला पीटीआई को। और पीटीआई ने फिर 126 दिन का धरना दिया। ये बात अलग है, हमें लगता है हमें मिला, आपको लगता है, आप सोचेंगे उनमें से 4 अपोजिशन लीडर जो चीज आपने इख्तियार की थी, नून लीग अब उसको फॉलो करने जा रही है। हमें कोई एतराज नहीं, मार्च करेंगे, हमें कोई एतराज नहीं, ये 10 दफा फॉलो करेंगे, चौक आके बैठेंगे। देखिए हम तो हमें यही तो मुनाफकत नहीं है। इमरान खान में ये मुनाफकत नहीं है जो इनमें है। इनमें यही मुनाफकत है कि खुद वही काम करते हैं, दूसरे को उसके लिए, हम तो कहते हैं इनका हक है ये करें जलसा जुलूस, लेकिन किसी एथिक्स के ऊपर करें, किसी मॉरल्स के ऊपर करें। क्या हमने जलसा जुलूस करने से पहले ये तमाम दरवाजे खटखटाए थे या नहीं? इनसे पूछें ये कब इलेक्शन कमीशन गए, इनसे पूछें इन्होंने कब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, क्या इलेक्शन के हल्के खोले? हम तो आज कहते हैं आए खोलते हैं, हम तो इनको चांस दे रहे हैं ना, हम तो ये गंद हमेशा के लिए खत्म कर रहे हैं। इमरान खान ने क्रिकेट में भी
हमेशा कोशिश की कि ट्रांसपेरेंसी आए, न्यूट्रल एम्पायर लाए। अभी सियासत में भी वही पहल कर रहे हैं। पहले भी 20 MP हमने निकाले थे। हम इन्हें कह रहे हैं आ जाए, अब ना 9 मन तेल हो। कोई माने या ना माने, लेकिन हकीकत यह है कि खान साहब ने नवाज शरीफ पर धांधली का इल्जाम इसलिए लगाया था कि खान साहब को यह यकीन था या उन्हें यह यकीन दिलाया गया था कि नवाज शरीफ ने 2013 के इलेक्शन में धांधली कराई है, इसलिए खान साहब धांधली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन चले गए, 4 हल्के खोलने का मुतालबा किया और 4 हल्के खुलवा भी लिए। नवाज शरीफ का मसला यह है कि वो ये मानते ही नहीं कि इमरान खान ने इलेक्शन में धांधली कराई है। वो तो ये समझते हैं कि धांधली कराने वाले कोई और लोग हैं, बकौल अपोजिशन, जिनमें मुनसब भी थे और ताकतवर लोग भी थे, जिनके नवाज शरीफ एक अरसे तक नाम नहीं लिया करते थे। तो फिर किससे फरियाद करे, किससे मुंसफी चाहे? अपोजिशन को यह तो इल्म था कि फरियाद करने का कोई फायदा नहीं है, किसके सामने फरियाद करें। इसलिए तो नवाज शरीफ अपने जलसों में ये अलल ऐलान कहते रहे कि उनकी लड़ाई खान साहब से है ही नहीं, तो फिर तू कौन मैं खाम खा। हुकूमत भले अपोजिशन से लड़ती रहे, लेकिन अपोजिशन इलेक्शन के हवाले से कन्विंस है कि उस इलेक्शन में गड़बड़ की गई, लेकिन उस वक्त यह मान लिया गया, यानी अपोजिशन ये मानकर बैठ गई कि मुख्तदर हल्के या ताकतवर लोग उन्हें किसी सूरत इक़्तिदार में नहीं देखना चाहते। और अगर किसी की याददाश्त तगड़ी है, उसे याद है कि उस जमाने में, यानी 2018 के इलेक्शन में, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, एक बहुत ही बड़ा स्लोगन चला करता था कि माइनस नवाज शरीफ और माइनस जरदारी। तो ये कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ की सियासत ओवर हो गई है। तो ये उन्हें भी मालूम था कि उन्हें लोग सियासत से बाहर निकाल देना चाहते हैं। तो जो लोग इतने ताकतवर हैं उन्हें हुकूमत से निकाल सकते हैं, तो उनके लिए नवाज शरीफ को सियासत से बाहर निकालना कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। तो इस मामले को उस वक्त पर छोड़ दिया गया। उस वक्त लड़ाई की बजाय नवाज शरीफ बैकफुट पे चले गए। आज नवाज शरीफ को सियासत से निकालने वाला बयानिया मुंह के बल गिर चुका है और इत्माम हुज्जत का वक्त भी गुजर चुका है कि हुकूमत के खिलाफ वो किसी जगह पे जाके वो कहते हैं दरखास्त दे या धांधली के बारे में बात करें, तो 2.5 साल गुजर चुके हैं, तो इत्माम हुज्जत का वक्त रहा नहीं। अब हुकूमत अगर ये समझती है कि जो उन्होंने एहतजाज का रास्ता चुना था, जिस तरह खान साहब ने धांधली के खिलाफ अदालतों का रुख किया था या इलेक्शन कमीशन में गए थे, तो अपोजिशन भी उसी रास्ते पर चलकर आए तो धरना जायज, वरना धरना नाजायज। तो ये उनका नजरिया है, इससे इत्तफाक करना जरूरी नहीं। आगे बढ़ते हैं, हुकूमत के और बड़े ही जबरदस्त वोकल फोकल पर्सन है सदाकत अब्बासी, गुफ्तगू कर रहे हैं हुकूमत के हवाले से और देखते हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ऑन द फ्रंट में बात कर रहे हैं, देखते हैं सदाकत अब्बासी। कब रोना यार, ये रोना कब बंद होगा? इस तरह ये दादे इन्होंने किया था, ये प्रोटेस्ट और ये रोना धोना कब खत्म होगा? सदाकत भाई, आपको मैं आइंदा से रोते हुए ना देखूं, ना अभी किसी पार्टी मेंबर को, वरना मैंने भी रोना शुरू कर देना आप लोगों मिलके, और वो मंजिल संभाला नहीं जाएगा। बस सर परफॉर्मेंस दे, रोना धोना बंद करें, वक्त गुजर गया, जमाना क़यामत की चाल चल गया। इमरान शायद जी भाई, जर्नलिस्ट जिस तरह आज जागे हुए हैं, बाल की खाल उतार रहे हैं, कहा जब मुल्क लूट रहा था उस वक्त कामरान शायद जैसे एंकर। ओह सदाकत भाई मेरी बात, रुकिए सदाकत भाई मेरी बात सुने, सदाकत भाई सुन ले एक मिनट यार, सदाकत भाई को रोके इधर ही, सदाकत भाई बात करते हैं और सुन ले सर, सुन ले। लंदन में बैठा है, मसला बताऊं क्या है? हमने तो पैनामा के ऊपर ट्रायल से पहले ही वर्डिक्ट दे दिया कि नवाज शरीफ साहब गलत है, उनके पास जराए नहीं है, हमने दिया वर्डिक्ट। सुन तो नहीं सर, नहीं जब आया तभी किया ना भाईजान, मेरी बात सुने। नहीं हमने कुछ नहीं किया ऐसा, कुछ हमारे सामने एविडेंस जब आया हमने कर दिया। फर्क ये है, आप ये कह रहे हैं कि आपके चोर और माफियाज को, यार जरा जहांगीर तरीन साहब की तस्वीरें दिखाएं, आपके जो माफियाज हैं उनको हम अगर हाईलाइट करने की कोशिश करें, आप कहते हैं जनाब इस पे बात ना करें। अभी आप देखें तरीन साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, मैं उनको बिल्कुल ये भी नहीं कह रहा वो चोर है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उन पे रिपोर्ट आई और वो बड़े आराम से बैठे हुए जिंदगी की मौजें, उनकी रिसेंट फेसबुक की तस्वीरें शेयर कर रहा हूं मैं। एक तरफ आप ये कहते हैं कि जी शुगर माफिया ये है वो, दूसरी तरफ आप अपनी रिपोर्ट पे इंप्लीमेंट नहीं कर। सदाकत साहब जी, सदाकत साहब को जरा माइक दें, फरमाइए ना, मेहरबानी करके जवाब सुनना जी। देखिए मेरी बात सुने, ये आपके और मेरे मुसद्दक साहब के कहने से ना कोई चोर होता है और ना कोई ठीक होता है। पूछा रोते क्यों हो, जवाब मिला शक्ल ही ऐसी है। 2.5 साल से हुकूमत जाने वालों की करप्शन का मातम कर रही है
और दूसरों की आंख में करप्शन का बाल तलाश कर रही है, लेकिन अपनी आंख का शतीर किसी को नजर नहीं आता। पूछे तो जवाब ये मिलेगा कि किसी के कहने से कोई करप्ट नहीं होता। तो फिर सवाल ये है कि अवाम सिर्फ हुकूमत के इस मौके पर या हुकूमत के कहने पर यह कैसे मान ले कि उनके सारे मुखालिफिन करप्ट हैं। कल हुक्मरान जमात को मीडिया इसलिए अच्छा लगता था कि वह हुकूमत वक्त की खामियों और गलतियों पर क्रिटिसिज्म करता था। आज उन्हें यह लगता है कि मीडिया तनकीद नहीं कर रहा बल्कि बाल की खाल उतार रहा है। तो इसमें उस चश्मे का कसूर है जो इक़्तिदार में आने के बाद तोता चश्म कर देता है। कल जब मुशर्रफ इक़्तिदार में थे, रिकॉल कर रहा हूं, अगर लोगों को याद हो तो मीडिया उन पर इतनी तनकीद करता था, बाल की खाल उतारता था कि मुशर्रफ दौर में अखबारात और टीवी चैनल पर पाबंदी लगाई गई। पीपल पार्टी के दौरे हुकूमत में तो लोग रोजाना हुकूमत को घर भेजकर सोते थे, उनके खूब लते लेते थे। कौन सा मीडिया ऐसा था जो आसिफ अली जरदारी को करप्ट या उनकी हुकूमत को करप्ट नहीं कहता था? हज स्कैंडल का मामला हो, रेंटल पावर का मामला हो, स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन का मामला हो, लेकिन मीडिया ने किसी पर कंप्रोमाइज नहीं किया। तो जो अच्छी बातें थी उस जमाने में उनका भी जिक्र होता था, जो बुरी बातें थी उन पर भी क्रिटिसिज्म होता था। अब नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत को ले लें, क्या मीडिया ने खास साहब को सपोर्ट नहीं किया? मीडिया ने खास साहब जब धरना देने निकले तो भी मीडिया उनके साथ था। फिर नवाज शरीफ के दौर में पावर प्रोजेक्ट्स उस वक्त शुरू हुए, मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन, कौन सा ऐसा मंसूबा है जिस पर मीडिया ने बाल की खाल नहीं उतारी? नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट से लेके कायदे आज़म सोलर पावर प्रोजेक्ट तक कौन सा ऐसा मंसूबा है जिस पर मीडिया खामोश रहा? मेट्रो बस जो लाहौर की बन रही थी उस पर हुकूमत जंगला लगा रही थी, शहर के वस्त में लोहे के बड़े बड़े जंगले लगा के दरमियान से बस गुजारने का मंसूबा था। तो क्या मीडिया खामोश रहा? मीडिया ने उस पर इतना शोर मचाया कि वो मंसूबा, वो प्रोजेक्ट तब्दील हो गया। अब बस जरा पुल के ऊपर से चलती है और वो दीवारें जो चीन बन रही थी वो भी हट गई। तो ये कहना कि जब करप्शन हो रही थी तो मीडिया खामोश था, ये मीडिया पर इल्जाम है जो कि दुरुस्त नहीं है। जब भी कोई गलत काम होता है, हुकूमत कोई भी हो, मीडिया उस पर बात करता है चाहे कितनी पाबंदियां लगी हो। आज जब ये सवाल अदालत में पूछा जाता है कि मीडिया आजाद है या नहीं, तो जो जवाब मीडिया का अदालत में है वो भी सबको मालूम है। तो इसके बावजूद मीडिया इस पर बात जरूर कर रहा है। आज तो ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट ये कहती है कि करप्शन बढ़ चुकी है, लेकिन जिन्हें अपनी आंख का शतीर नजर नहीं आता वो दूसरों की आंख के बाल तलाश कर रहे हैं। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक में वापस आएंगे और भी हम मामलात पर बात करेंगे। और कल ही DGI-SPR ने कहा था कि फौज को सियासत में मत घसीटे, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ में इफ्तिखार का आदमी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं। अंदलीब अब्बास साहिबा गुफ्तगू कर रही हैं, देखते हैं कि वो क्या फरमाती हैं। उस स्टेटमेंट के हवाले से जो DGI-SPR की तरफ से आया उस पर दोनों सियासी जमातों का मौक़िफ़, हुकूमत और अपोजिशन का, दोनों का आपको सुनाएंगे। सबसे पहले हुकूमत क्या कहती है इस पर, वॉच दिस। कि हम एक नेशनल डायलॉग करना चाहते हैं और उन लोगों के साथ करना चाहते हैं, लेकिन पहले वो इनको निकालें और फिर कहते फौज को इन्वॉल्व नहीं करते। फौज को इन्वॉल्व नहीं करते तो क्यों कह रहे हैं कि जी हमारा मुकाबला फौज से? अगर फौज को इन्वॉल्व नहीं करते तो क्यों कहते हैं कि जी हमने नेशनल डायलॉग जो है वो खाकान अब्बासी साहब ने खुद कहा है कि हमने उनके साथ करना है। और अजमा बुखारी वगैरह सब आपके प्रोग्राम्स में आके कहती है कि पहले इनके पीछे से हटे, वो इनको यहां से हटाएं और फिर हम उनसे बात करेंगे। तो मुझे बताएं कि सरासर ये फौज को खुद इन्वाइट कर रहे हैं, फौज को कह रहे हैं आए, इन लोगों से आप पीछे हटे, हमें लेके आए, फिर हम आपसे डायलॉग करेंगे। वैसे अंदलीब साहब एक सवाल, अगर वो कोई नेशनल डायलॉग करना चाहता है फौज के साथ, आपको कोई एतराज है? देखिए, हमें तो बिल्कुल कोई एतराज नहीं है कि ये जो मर्जी डायलॉग कर लें, क्योंकि आपको पता है कि ये इनकी गुड़ती में वो है। ये आए ज़ियाउल हक की पैदाइश से, उसके बाद मुशर्रफ के NRO से, और पहली दफा इनको ना डायलॉग फौज कर रही है ना NRO दे रही है।
तो इसलिए ये अब बिल्कुल जिसको कहते हैं समझ नहीं आ रही, 11 जमातों को कि शुमाल जाएं, जनूब जाएं, कहते हैं आजाद कश्मीर जो है वो कुछ और है, इसलिए हम वहां नहीं करेंगे, पिंडी आके हम इकट्ठे हो जाएंगे, हो सकता है इस्लामाबाद चले जाएं, हो सकता है पिंडी चले जाएं। तो पहले तो बेचारे खुद ही इतने लॉस्ट हैं कि उनको खुद समझ नहीं आ रही कि हमने कहाँ इकट्ठे होना है और कहाँ हमने आगे चलना है। कोई कह रहा है जी अदम एतमाद हमने करना है, कोई कह रहा है नहीं जी हमें सड़कों पे आना है। मतलब ऐसा नहीं, इकबाल साहब खुद आके कह चुके हैं कि जी अदम एतमाद तो फेल हो जाएगी पीपल्स पार्टी, बंदे पूरे नहीं है। बिलावल ने आगे से जवाब दिया कि भाई तुम्हारे तो सड़कों पे बंदे पूरे नहीं है, लाहौर में जो तुमने बेइज्जती कराई वहां क्राउड आया नहीं, तो एक दूसरे पे अदम एतमाद ये जाहिर कर चुके हैं। तो इन्होंने कहाँ जाने, क्या करना है? फौज को अब मिन्नतें कर रहे हैं, फौज ने आके बयान दे दिया कि बस गेट लॉस्ट। कुरान जमात का दावा यह है कि फौज को सियासत में अपोजिशन की सीट रही है, इसलिए ये बात अपोजिशन से कही गई है कि वो फौज को सियासत में इन्वॉल्व मत करे। तो अपोजिशन का मौकफ इससे बिल्कुल बरक्स है। वो भी ये समझते हैं कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, ना होना चाहिए। जबकि कहने वाले कहते हैं कि किसी दौर हुकूमत में किसी हुकूमत ने खुलकर इस बात का ऐलान नहीं किया कि एस्टेब्लिशमेंट उनके शाना बशाना खड़ी है, और एस्टेब्लिशमेंट इस बात को समझती है और मानती है कि हुकूमत के सियासी मुखालफिन जितने हैं इस वक्त वो सारे करप्ट लोग हैं। तो अब ये बात किसी को समझ आए ना आए, अच्छी लगे बुरी लगे, मगर ये तासुर मौजूद है कि खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई और वही मुल्क चला रही है। अब इस तासुर को फौज तो दूर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हुकूमत इस तासुर को खत्म नहीं होने दे रही। हुकूमत इस तासुर को कायम रखने की जद्दोजहद में मुसलसल मसरूफ है, और जिस वक्त ये तासुर खत्म हो गया कि खान साहब को वो हमायत वो तायीद हासिल नहीं है, तो हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। अब हकीकत यह है कि अपोजिशन से ज्यादा हुकूमत इस तासुर की वजह से कायम है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, और इसी हवाले से अपोजिशन ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। शायद खान अब्बासी एक्स वजीर आजम में साहब वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं कि क्या ये जो स्टेटमेंट आया वो दुरुस्त था, या उस स्टेटमेंट के हवाले से अपोजिशन क्या समझती है कि सियासत में इन्वॉल्वमेंट के हवाले से उनके पास कोई एविडेंस है या नहीं। वॉच शायद खान अब्बासी। डीजीएसपीआर ने बड़ा कैटेगोरिकल आज कहा है कि जी अगर किसी के पास है तो फिर सबूत दें, ऐसी बातें ना करें, हमें ना घसीटें इन मामलात में, सबूत दें किसने किससे राब्ता किया है। देखिए सबूत तो हम इलेक्शन में धांधली का भी अभी तक नहीं मुहैया कर सके। इन चीजों के सबूत नहीं होते, ये तारीख साबित करती है कि मामलात होते रहे हैं। 2014 का धरना किसने करवाया था, फैजाबाद का धरना किसने करवाया था, बलूचिस्तान में सेनेट का इलेक्शन किसने चोरी किया, ये चीजें अपनी सबूत छोड़कर नहीं जाती। इनसे जो असरात होते हैं वो ही सबूत होता है इस मामले का। अगर सेनेट के अदम एतमाद में 64 लोग खड़े हुए, 53 ने वोट दिया, तो 11 अफराद को खरीदा गया, यही सबूत काफी है। तो आज जो मुल्क के हालात है वो ही सबूत काफी है कि जो धांधली 2018 में हुई वो एक जुर्म था, उसी की वजह से आज हमारा मुल्क तकलीफ में है। भाई साहब बतौर वजीर आजम तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आपके पास है। बतौर वजीर आजम आपने सर्कमस्टेंशियली नहीं वैसे भी एविडेंस देखा होगा, फैजाबाद धरना किसने कराया था और बलूचिस्तान की हुकूमत किसने गिराई थी। देखिए मैं फिर ये कहूंगा कि उस दफ्तर के उस ऑफिस के कुछ ओथ ऑफ ऑफिस होता है, मैं इन मामलात में नहीं जाना चाहता। ये माजी की तारीख का हिस्सा बन गए हैं, ये ट्रुथ कमीशन की जीनत बन सकते हैं। मेरे यहां पर स्पेकुलेट करने से या जो मेरे पास उस वक्त इंफॉर्मेशन है मैं उसको शेयर करके इस मामले को और खराब, ऐसी हजारों बातें नवाज शरीफ साहब के पास भी हैं, मेरे पास भी हैं, दीगर जो लोग गुजारिश रहे उनके पास भी हैं। लेकिन बात असल में यह है कि क्या हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा। जो कुछ हम करते रहे माजी में, क्या उससे मुल्क का फायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो अपोजिशन का मौकफ यह कि जिस तरह हवा मौजूद है दिखाई नहीं देती, ऑक्सीजन मौजूद है उसके बगैर सांस नहीं लिया जा सकता, मगर ऑक्सीजन भी नजर नहीं आती, तो बहुत सी चीजें सिर्फ महसूस की जा सकती हैं, और उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। इस बात में कोई शक नहीं कि खान साहब के धरने से लेकर 2018 के इलेक्शन और उसके बाद जो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई, तो कई वाकयात ऐसे हैं जिनको अगर आप देखें तो इसमें लगता यूं है कि कोई ना कोई ताकत जरूर कार फरमा है। वैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि मूव ऑन, यानी आगे बढ़ो, और पंजाबी में कहते हैं बकौल चौल शुजात के मिट्टी पाओ। तो सियासत में मेरे नजदीक बहुत से मामलात ऐसे होते हैं जिन पर
मट्टी डाले बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, वरना लस्सी में पानी डालते जाए तो लस्सी बनती रहती है। वो कहते हैं पानी में मदानी, रबड़ को जितना मर्जी खींचे वो पलट के अपने मुकाम पर ही आती है। तो अब अगर एस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि वो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते, तो मेरा ख्याल ये कि इस पर एतबार करके आगे बढ़ना चाहिए, यानी मूव ऑन करना चाहिए। और मेरा गुमान ये है कि नवाज शरीफ या जरदारी इस वक्त इन्हीं खतूत पर सोच रहे हों तो कोई हैरानी नहीं है। देखिए, गलती सुधारने का मौका सबको मिलना चाहिए। लड़ाई माफ करो, अपना दिल साफ करो। इस वक्त अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर ये जो एक फजा में आलूदगी है, ये जो सियासी कड़मास बचा हुआ है, ये खत्म नहीं होगा। अगर खास साहब को लाने वाले कहीं ना कहीं इस बात को डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली ये तस्लीम कर रहे हैं, मान रहे हैं कि उनका अंदाजा दुरुस्त नहीं है, वो जो तवक्को लगाए बैठे थे खास साहब से वो पूरी नहीं हुई और चले उन्होंने एक तजर्बा कर लिया, तो फिर इसको तस्लीम करके मूव ऑन करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म की जानिब से अरकान असेंबली को तरक्याती फंड जारी करने के मामले पर जस्टिस काजी फाइसा के नोटिस पर 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे देगा। सुप्रीम कोर्ट ने केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कल से केस की समाअत करेगा। 5 रुकनी बेंच में जस्टिस काजी फाइजी साहब भी शामिल है। अदालत ने वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी काबीना डिवीजन, सेक्रेटरी खजाना, वफाकी और सूबाई एडवोकेट जनरल्स और चीफ सेक्रेटरीज को नोटिस जारी कर दिए। एक केस की समाअत के दौरान जस्टिस काजी फाइसा ने अखबारी खबर पर नोटिस लेते हुए ये रिमार्क्स दिए थे कि क्या वज़ीर आज़म का अरकान असेंबली को तरक्याती फंड देना आइन, कानून और अदालती फैसलों के मुताबिक है। एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल हुकूमत से हदायत लेकर अदालत को आगाह करें। अगर तरक्याती फंड आइन कानून के मुताबिक हुए तो ठीक, वरना कार्रवाई होगी। तो उनके इस नोटिस के ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट कल से, यानी सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच कल से इसकी समाअत करेगा। तो कराची के शहरियों के लिए एक और बुरी खबर यह है कि के इलेक्ट्रिक ने बिजली टैरिफ में 3 रुपए 24 पैसे फी यूनिट इजाफे का फैसला किया है और के इलेक्ट्रिक ने नेपरा से बिजली की कीमत में गुज़श्ता 4 माह के लिए इजाफा और 3 माह के लिए कमी की दरखास्त की है, जिसकी मंजूरी पर के इलेक्ट्रिक के बिजली टैरिफ में 3 रुपए 25 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से जुलाई 2020 के लिए 71 पैसे, अगस्त के लिए 1 रुपए 40 पैसे और सितंबर के लिए 1 रुपए 12 पैसे और अक्टूबर के लिए 5 पैसे फी यूनिट माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरख्वास्त की गई है। इजाफे की सूरत में कराची के शहरियों पर 6 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। जून 2020 के लिए 49 पैसे, नवंबर के लिए 87 पैसे और दिसंबर के लिए 16 पैसे कमी की दरख्वास्त भी की गई है। इसके अलावा के इलेक्ट्रिक ने नेपरा से समाही एडजस्टमेंट की भी दरख्वास्त की है। जुलाई से सितंबर 2020 के लिए 1 रुपया 92 पैसे फी यूनिट और अक्टूबर से दिसंबर तक 1 रुपया 87 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की गई है। इस तरह समाही बुनियादों पर के इलेक्ट्रिक टैरिफ में 3 रुपए 80 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान है और के इलेक्ट्रिक ने अप्रैल से जून 2020 के लिए 3 रुपए 91 पैसे फी यूनिट कमी भी मांगी है। इस तरह समाही एडजस्टमेंट की मद में 7 अरब 49 करोड़ रुपए बोझ पड़ेगा और इस केस की समाअत 23 फरवरी को नेपरा करेगा, जो कि के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर इस बात का फैसला करेगा कि क्या के इलेक्ट्रिक को बिजली टैरिफ में कमी बेशी की इजाजत दी जाए या नहीं। आज के लिए इतने, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तब तस्वीरों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दें। आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, सोशल मीडिया पर हमारे पेजेस मौजूद हैं और इस प्रोग्राम को आप दोबारा देख सकते हैं यूट्यूब पर। कल तक के लिए इजाजत दें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।